नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए पीएम की सीरीज की कहानी अमृत की बौद्ध का 8वां और अंतिम अध्याय। लेखक शरदिंदु बंदोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। हम सुबह 7 बजे बाहर गए। व्योमकेश ने अपने ऊपर एक शॉल लपेट ली ताकि पिस्तौल पर किसी की नजर न पड़े। अभी तक दुकानों अथवा सड़क पर कोई हलचल शुरू नहीं हुई थी। एक आध घोड़ा तांगे के साथ इक्का दुक्का बैलगाड़ियां इधर उधर दिखाई दे रही थी। हम मारवाड़ी बद्रीदास की मिल में दाखिल हो गए। वह अपने नितंबों पर उकड़ू बैठा हुआ अपने दांत साफ कर रहा था। उसके बगल में पानी का भी एक जग पड़ा हुआ था। पहले तो उसका ध्यान हमारी ओर नहीं गया, लेकिन जब हम लोग थोड़ा और निकट गए तो किसी पिंजरे में फड़फड़ाती चिड़िया की तरह उसकी आंखें इधर उधर नाचने लगी। उसकी देहाती दातून उसके हाथों से छूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। आपको हमारे साथ चलना होगा सेठ जी, व्योमकेश ने कहा। क्या? पीछे गिरने से पहले थोड़ा उठते हुए बद्रीदास ने पूछा। हम आपकी मिल में तलाशी लेने जा रहे हैं, व्योमकेश ने स्पष्ट किया। इस क्षेत्र का एक सम्मानित नागरिक होने के नाते हम आपको एक गवाह के रूप में अपने साथ रखना चाहते हैं। अरे नहीं, पानी की जग से एक तरफ निरंतर कुल्ला करते हुए उसने विरोध किया। हम वहां से दोबारा चले गए। हमें विश्वनाथ मलिक की मिल तक पहुंचने में 5 मिनट लगे। हम मिल के गेट के पास मुख्य लेखाकार नीलकंठ अधिकारी से मिले। इतनी सुबह? उसने अपनी हथेली माथे पर रखते हुए पूछा। आपके मालिक कहाँ हैं? व्योमकेश ने प्रश्न किया। वे अपने कमरे में चाय पी रहे हैं। चलो उनसे मुलाकात करते हैं। अच्छी बात है। विश्वनाथ अपने कमरे में मेज पर बैठे हुए डबल रोटी और मक्खन के साथ आधा उबले हुए अंडे का नाश्ता कर रहे थे। हमें देखते ही उनका जबड़ा ढीला पड़ गया। उनके गले से एक अस्वाभाविक आवाज निकली। व्योमकेश बाबू, हमारे पास इतनी जल्दी आने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। व्योमकेश ने उसे सूचित किया। लेकिन कोई जल्दी भी नहीं है, आप आराम से अपना भोजन समाप्त कीजिए। आपको कौन चाहिए? विशु बाबू ने अंडे को एक तरफ धकेल कर हकलाते हुए पूछा। उनके दुबले पतले चेहरे पर का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा। मैंने आपसे तो कल कहा था ना कि आपकी मिल में तलाशी लेना गैर जरूरी है, परंतु आज मैं कुछ अलग महसूस कर रहा हूँ, व्योमकेश ने उत्तर दिया। विशु बाबू के माथे की नसें फूलने लगी। वह लगभग फट्टे की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद उन्होंने अपने ऊपर काबू पाया और उनके होठों पर मुस्कान लौट आई। आपने अचानक अपना इरादा क्यों बदल दिया? उन्होंने पूछा। मेरे पास अपने कारण है, व्योमकेश ने अनुक्रिया की। मैं कल शाम को रामधी नहीं गया। मैं आपके जंगल में कपास के पेड़ के पास छिपा हुआ था। गांव के 3 छोकरे भी मेरे साथ थे। हमने कल रात जो कुछ देखा उसने आज मुझे अपना इरादा बदलने के लिए विवश कर दिया। विश्वनाथ बाबू की आंखें अचानक फटी की फटी रह गई। अपने कांपते हाथों से एक सिगरेट जलाते हुए उन्होंने अपनी जेब से चाबी का एक छल्ला निकाला और उसे अपनी उंगली में फंसाकर घुमाते हुए पूछा। और यदि मैं अपनी मिल की तलाशी लेने की अनुमति ना दूं तो आप क्या करेंगे? आपकी इच्छा का अब कोई महत्व नहीं है, व्योमकेश ने कहा। मेरे पास तलाशी का वारंट है। दिखाइए वारंट। व्योमकेश ने जैसे ही अपना हाथ जेब में डाला, विशु बाबू ने एक झटके में चाबी से अपनी दराज खोलने की कोशिश की। व्योमकेश ने जब अपनी जेब से हाथ निकाला तो उसमें पिस्तौल थी। खबरदार, दराज मत खोलना, उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा। व्योमकेश के हाथों में पिस्तौल देखते ही विशु बाबू ने कोने में बैठी किसी जंगली बिल्ली की तरह फौरन अपना सर घुमा दिया और दराज खोलने की कोशिश छोड़ दी। लेकिन उनके गले से एक धमकी भरी आवाज बाहर आई। सीटी बजाओ अजीत, व्योमकेश ने आदेश दिया। मैं अपनी जेब में पुलिसिया सीटी लिए तैयार था। मैंने उसे जोर से बजा दिया। 1 मिनट के अंदर ही इंस्पेक्टर सुखमय अपने साथियों के साथ अंदर आ गए। विश्वनाथ मलिक को गिरफ्तार कर लो और उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दो, इंस्पेक्टर सामंत, व्योमकेश ने निर्देश दिया। उसके हाथ में दराज की चाबी है, उसे खोलो और सावधान रहना, दराज के अंदर हथियार है। विश्वनाथ मलिक को आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसने जंगली बिल्ली की तरह खींचने की कोशिश की। 5 या 6 लोगों की बड़ी मशक्कत के बाद उसकी कलाइयों में हथकड़ी डालने में सफलता मिली और जब उसकी दराज खोली गई तो उसमें 38 बोर की 26 ऑटोमेटिक अनगिनत गोलियां और 14 हथगोले मिले। काले बाजार में उसकी कीमत कम से कम 20,000 होगी। पुलिस से घिरे हुए विश्वनाथ मलिक ने नपुंसक घृणा का प्रदर्शन किया।
अचानक उसने आक्रामक होते हुए कहा। अच्छी बात है, मैं चोरी का हथियार बेचता हूँ, लेकिन क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि मैंने अमृत और सदानंद सूर की हत्या की? इस बात का निर्णय न्यायालय करेगा कि कोई सबूत है या नहीं, व्योमकेश ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। इन पिस्तौलों में एक पिस्तौल वह भी है जिससे तुमने अमृत की हत्या की। अमृत के शरीर में उसकी गोली पाई गई थी और शस्त्र परीक्षण में इसे प्रमाणित करना कठिन नहीं होगा। विश्वनाथ मलिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी हथकड़ियों से अपना माथा फोड़ लिया और बेहोश हो गया। उस दिन दोपहर को विश्राम गृह में खाना खाने के बाद हम दो अलग अलग बिस्तरों पर लेट गए। पताल, दाशु और गोपाल बारंबार व्योमकेश के कौशल के प्रति आभार जताने के बाद अपने घर चले गए। अपराधी को मुख्यालय भिजवाने के बाद इंस्पेक्टर सुखमय सामंत थाने के अन्य पुलिसकर्मियों को अंडे की प्लेट पर यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि संदिग्ध हत्यारे को पकड़ने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिसकी प्रशंसनीय गाथा वह उन्हें सुना रहे थे। संक्षिप्त खामोशी के बाद कस्बे की दैनिक गतिविधियां पूर्वतः शुरू हो गई थी। एक का एक और दो का दो की आवाजें बाजार में सुनाई देने लगी। अमृत एवं सदानंद सूर जैसे दो अज्ञात लोगों की असामयिक मृत्यु से कुछ अवरोध जरूर उत्पन्न हुआ था, परंतु दैनिक जीवन की गतिविधियों का प्रभाव निर्बाध रूप से जारी था और संभवतः ऐसी ही स्थिति हत्यारों को फांसी पर लटका दिए जाने के बाद भी बनी रही। एक के लिए एक और दो के लिए दो की आवाजें बाजार में भविष्य में भी सुनाई देती रहेंगी। तुम दोनों की आत्मा को शांति। छत की ओर देखते हुए व्योमकेश ने गहरी सांस ली। मुझे सदानंद सूर की मृत्यु का कोई अफसोस नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन बेचारा अमृत इतनी छोटी आयु में ही नाहक मारा गया। क्या आप मुझे प्रारंभ से कहानी बताएंगे? यह कहानी सदानंद सूर से शुरू होती है, व्योमकेश ने कहा। यदि वह नहीं होता तो हम अवैध शस्त्र विक्रेता को पकड़ पाने में सफल नहीं होते, इसलिए हम यह कहानी उसी से शुरू करते हैं। सदानंद सूर के स्वभाव से मुझे ज्ञात हुआ कि वह अत्यंत कंजूस और गुन्ना आदमी था। वह अपने रहस्यों को उजागर करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसने अपनी बहन की शादी का खर्च तो उठाया, लेकिन अपनी शादी नहीं की। उसके पास एक पैतृक घर, थोड़ी सी जमीन और संताल गोला में थोड़ी सी चावल की बिक्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री इत्यादि ही उसकी आय के स्रोत थे। और चूंकि वह अकेला रहता था, इसलिए मामूली सी आमदनी और कम पैसों से भी उसका काम किसी प्रकार चल जाता था। लेकिन वह भौतिक भोग विलास से मुक्त नहीं था। यह बात सही है कि वह एक कृपण व्यक्ति था और अपने ऊपर अधिक धन खर्च नहीं करता था, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसकी निजी इच्छाएं थी ही नहीं। सदानंद बाबू के पास इच्छाएं तो थी, लेकिन नकदी नहीं थी। शायद वे अपनी छोटी सी आमदनी में से कुछ पैसे बचा लेते थे, लेकिन उनका स्वभाव उन्हें अपनी मौज मस्ती के लिए पैसे खर्च करने की इजाज़त नहीं देता था। इस प्रकार समय बीतता गया और उनकी आयु बढ़ने लगी और भोग विलास की शक्ति भी उसी के अनुसार क्षीण होने लगी। शायद वह अपनी अतृप्त कामनाओं के साथ ही अपना सारा जीवन बिता देते, लेकिन 45 वर्ष की आयु में उनके सामने एक अवसर स्वयं उपस्थित हो गया। सदानंद बाबू अक्सर विश्वनाथ बाबू की मिल में जाते थे और विश्वनाथ बाबू की दराज में पाई गई आयुर्वेदिक दवाओं की शीशियों की आपूर्ति उन्हें निश्चय ही सदानंद बाबू द्वारा दी गई थी। उनकी घनिष्ठता इसी मार्ग से प्रगाढ़ हुई। इसके बाद सदानंद बाबू को अनजाने ही विश्वनाथ बाबू के जीवन का सघनतम रहस्य ज्ञात हो गया और वह रहस्य था अवैध हथियारों का कारोबार। और यह कहना कठिन है कि उन्हें इसकी जानकारी कैसे हाथ लगी। शायद उन्हें इस बात का पता चल गया था कि उन्होंने अपने अवैध हथियार कहाँ छिपा कर रखे थे। कपास का पेड़ सदानंद बाबू के घर से अधिक दूर नहीं था और संभव है कि सदानंद बाबू ने किसी दिन उन्हें वहां देख लिया हो। सदानंद बाबू उन हथियारों एवं बमों को चुरा सकते थे, परंतु उन्होंने वह रास्ता नहीं अपनाया। सदानंद बाबू को अवैध हथियारों को काला बाजार में बेचने का कोई अनुभव नहीं था। उसके बजाय उन्होंने भिन्न मार्ग अपनाया। मुझे पैसा दो वरना मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा, उन्होंने विश्वनाथ बाबू से कहा। अर्थात विशु मलिक को ब्लैकमेल करने का एक आसान उपाय भी मिल गया था। विशु मलिक स्वयं भी लाचार था। उसे उन्हें मजबूरन 500 रुपये देने पड़े। वह पैसा लेकर सदानंद बाबू के घर गए। उनकी मौज मस्ती का समय निकलता जा रहा था, इसलिए वह अधिक विलंब नहीं कर सकते थे। उन्होंने कलकत्ता जाने का फैसला किया, लेकिन वह अपने स्वभाव से ही अत्यंत सतर्क रहते थे, इसलिए सारा पैसा अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। बहरहाल अपने खाली मकान में पैसा रखकर जाना उन्हें खतरनाक महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने एक भिन्न रवैया अख्तियार किया। और यह कल्पना अधिक भयावह भी नहीं है। सदानंद बाबू अपना सारा पैसा अपने लोहे के संदूक में रखते थे और जो कुछ वह बचा पाते थे उससे उसी में जोड़ते जाते थे। शायद
उन्हें कुछ पैतृक आभूषण भी विरासत में मिले थे। इसके बाद वह एक संदूक, हाथ में संदूक और दूसरे हाथ में कैनवस का बैग लेकर निकल पड़े। उन्होंने अपना संदूक अपने बहन बहनोई के घर रामधी में रखने के बाद मौज मस्ती के लिए कलकत्ता जाने की योजना बनाई। सदानंद सूर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े, लेकिन इस बीच विशु मलिक ने उन्हें जाते देख लिया था। वह अभी तक अपना अवैध हथियारों का काला कारोबार बड़े आराम से चला रहा था, लेकिन अब वह सदानंद के जाल में फंस गया और सदानंद सूर जब तक जिंदा रहते उसके बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि सदानंद उससे फिरौती वसूलना जारी रखते। उसने सदानंद सूर से मुक्ति पाने का निर्णय लिया। वह बुद्धिमान था और उसके पास घातक हथियार भी थे। उसके लिए सदानंद से पीछा छुड़ाना कोई कठिन कार्य नहीं था। अपनी बहन के घर संदूक जमा कराने के बाद सदानंद संभवतः कलकत्ता में हंसी खुशी अपना समय बिता रहे थे। इसी बीच विशु मलिक सूर्यास्त के बाद अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में गया और कपास के पेड़ में छिपाए अपने शास्त्रागार से एक हथगोला निकाल लाया, ताकि वह सदानंद सूर के घर में उसे लगा सके। सदानंद सूर ने कलकत्ता से लौटने के बाद जैसे ही अपने घर में दाखिल होने की कोशिश की कि गोला फट गया। तो लेकिन सदानंद सूर के लौटने से पहले भी तो एक घटना हुई थी। विशु मलिक को जब भी कोई हथियार बेचने की जरूरत पड़ती, वह घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाता था। एक रात लगभग 10 बजे अमृत जिस समय अपनी बचिया खोज रहा था, उसने जंगल में एक काला घोड़ा देखा था। उसे भ्रम हो गया कि उसने भूत के रूप में काला घोड़ा देखा। जब उसने अपने दोस्तों को के उकसाने पर जंगल में पुनः प्रवेश किया तो उसने न केवल घोड़े को कपास के पेड़ के नीचे खड़ा देखा, बल्कि उसके सवार को भी पहचान लिया। विशु मलिक शायद उस रात सदानंद सूर के घर में बम लगाकर वापस जा रहा था। वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। अमृत ने विशु मलिक के यहाँ नौकरी की अर्जी दी थी। विशु मलिक ने महसूस किया कि हथगोला फटने के बाद संभवतः अमृत अपनी गवाही में बता दे कि उसने उस रात विशु मलिक को सदानंद सूर के घर के पीछे देखा था। अमृत ने शायद उसे सदानंद सूर के घर के पीछे वाली दीवार से उसे उनके घर में कूदते हुए देख भी लिया था। इसलिए उसने सोचा कि अमृत का जिंदा रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। विशु मलिक के पास एक ऑटोमेटिक पिस्तौल थी। अमृत की हत्या करने के बाद वह अपने काले घोड़े पर सवार होकर गायब हो गया। जब मैंने अपराध स्थल की जांच की तो मुझे सबसे विचित्र चीजें वहां घोड़े की मौजूदगी लगी। अमृत ने तो अपने हिसाब से भूत घोड़ा देखा था, लेकिन मुझे जीवित घोड़े की नाल के निशान मिले थे। हर स्थिति में इस अपराध से एक घोड़ा जुड़ा हुआ था, और जब तक हम नहीं जानते थे कि वास्तव में अपराधी कौन था, लेकिन वह जो कोई भी था घोड़े पर सवार होकर जंगल में आया था। घोड़े पर सवार होकर यात्रा जल्दी पूरी हो जाती है, परंतु वह लोगों का ध्यान भी आकर्षित करती है। अपराध करने का इच्छुक कोई भी आदमी कभी नहीं चाहेगा कि लोगों का ध्यान उसके ऊपर आकर्षित हो। तब फिर वह आदमी घोड़े पर सवार होकर जंगल में क्यों गया? इसके पीछे भी कोई अवश्य कारण होगा। क्या कारण? क्या वह कारण सदानंद सूर के घर की पीछे वाली ऊंची दीवार को लांघना था? घोड़े की पीठ पर से अहाते के अंदर कूदना आसान था, और अहाते से वापसी को आसान बनाने के लिए उसके कोने में एक अमरूद का पेड़ भी था। उसके ऊपर चढ़कर अहाते के बाहर खड़े घोड़े के पास उतरना आसान था, लेकिन क्या केवल वही एकमात्र कारण था, या उसके अतिरिक्त कुछ और भी? इसका उत्तर मुझे कल रात मिला, लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सदानंद सूर अपनी योजना के अनुसार घर वापस लौटे। वह अपने साथ संदूक नहीं लाए। शायद वह कुछ दिन आराम करने के बाद अपने बहनोई के घर से संदूक लाने वाले थे, लेकिन यह इच्छा उनकी पूरी न हो सकी। अपने घर में प्रवेश कर का प्रयास करते समय हमारी आंखों के ठीक सामने उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सारा मामला मेरी समझ में आ गया। जिस आदमी को मैं यहाँ पकड़ने आया था उसी ने अमृत और सदानंद सूर दोनों की हत्या की थी। जिन लोगों ने हथियार खरीदे थे वे सब लोग बाहरी थे, परंतु हथियार बेचने वाला व्यक्ति बाहरी नहीं था। अमृत और सदानंद सूर दोनों उसे जानते थे। अमृत ने उसे जंगल में देख लिया और सदानंद सूर ने उससे फिरौती वसूलना शुरू कर दिया था। अब केवल दो चीजें अज्ञात रह गई थी। वह कौन था कि काले घोड़े पर सवार होकर जंगल में क्यों जाता था? अमृत ने कहा था कि भूत घोड़े की नाक से लपटें निकल रही थी। यह उसकी दिमागी कल्पना भी हो सकती थी, दूसरी ओर आंशिक तौर पर सच भी। इसलिए काले घोड़े की जांच करना जरूरी हो गया था। पूछताछ से पता चला कि संताल गुलाम में केवल एक ही काला घोड़ा था, जो बद्रीदास मारवाड़ी के पास था। तब क्या बद्रीदास ही असली अपराधी था? वह किसी सर्पीली मछली की तरह एक चिकना घड़ा था। वह मिलावटी चावल तो बेच सकता था, उसकी संकीर्णता उसके चेहरे पर झलकती थी, लेकिन हथियार बेचने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। और दो की तो बात छोड़िए, वह एक भी हत्या करने का साहस नहीं रखता था। इसके अलावा उसके लिए घोड़े की सवारी करना भी पूरी तरह असंभव था।
मेरे गुमनाम खत का एक नतीजा तो यह निकला कि कुछ लोगों का नाम संदिग्धों की सूची से काटा जा सकता था। मिसाल के तौर पर जमुनादास गंगाराम। उन्होंने वह पत्र पुलिस को दिखाया, इसलिए वह संदिग्ध अपराधी नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले नफर कुंडू पर संदेह किया, परंतु पता चला उसके पास कोई घोड़ा नहीं था। कोई आदमी हत्या करने के लिए घोड़ा उधार नहीं मांग सकता। प्रण केष्टपाल का नाम मैंने पहले ही सूची से काट दिया। उसके लिए ट्रॉली पर बागमारी जाना तो संभव था, परंतु उसके साथ ट्रॉली को धक्का देने वाले कुली भी होते थे। अतः उनकी जानकारी के बिना उसके लिए हत्या संभव नहीं थी। मैं केवल यह जानने का इच्छुक था कि सदानंद सूर के संदूक में क्या था। हर सूरत में संदिग्धों की सूची केवल 3 नामों पर जाकर समाप्त हो गई। बद्रीदास मारवाड़ी, बीशू मलिक और इंस्पेक्टर सुखमय। इंस्पेक्टर का नाम सूची से अलग नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास भी एक घोड़ा था। यद्यपि वह काला नहीं था और किसी अन्य के लिए इस प्रकार का कारोबार करना सरल नहीं था। यहाँ चिराग तले अंधेरा होने की कहावत चरितार्थ होती थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि विशु मलिक किसी जमाने में जॉकी था, मेरा सारा संदेह उसके ऊपर केंद्रित हो गया। इसके अलावा मुझे इस बात की भी जानकारी मिली कि उसने सदानंद सूर को 500 रुपये दिए थे। सच्चाई यह थी कि उसने वास्तव में उसे ऋण नहीं बल्कि रिश्वत दी थी, और कोई भी कारोबारी सदानंद सूर जैसे भुक्कड़ आदमी को बिना किसी शर्त के पैसा उधार नहीं दे सकता। मैंने विशु मलिक के लिए एक जाल बिछाया और उसे अपने विश्वास में लेकर अपने मन और दिल की सारी बात उसे बता दी। मैंने हमेशा यही सोचा था कि हथियारों को जंगल में छिपाना संभव था। मैंने अनुमान लगाया कि हथियारों को कपास के पेड़ के पास कहीं जमीन में दफनाया गया था। विशु मलिक ने जब सुना कि हम जंगल की तलाशी लेने वाले हैं तो उसकी चिंता बढ़ गई, और यह बात सही भी थी कि हथियारों को बड़ी सावधानी से छिपाया गया था। फिर भी आप यह बात कभी नहीं मान सकते कि एक दिन पुलिस उन्हें खोज लेगी। विशु मलिक संभवतः कभी पकड़ा नहीं जा सकता था, परंतु लाखों रुपए के अवैध हथियार अवश्य जब्त किए जा सकते थे। विशु मलिक के ऊपर लालच हावी हो गई। कल शाम को जब मैं रामधी जाने के लिए गाड़ी पकड़ रहा था, विशु मलिक वहां यह सुनिश्चित करने के लिए आया था कि मैं वास्तव में जा रहा हूं। दरअसल मेरी रामधी जाने की कोई योजना थी ही नहीं। मैंने अगले स्टेशन पर उतरकर भागमारी जाने का फैसला किया था, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ दिया और गाड़ी गांव के आगे जाकर खड़ी हो गई। गांव में मैंने पाताल दाशु और गोपाल को अपने साथ लिया और उनके साथ जंगल में चला गया। पूरे जंगल की तलाशी लेना संभव नहीं था, लेकिन मैंने सदानंद सूर के घर के पीछे वाली दीवार, जहां नाल का निशान मिला था, और कपास के पेड़ की ओर जाने वाले रास्ते को घोड़े के पांव के निशान खोजने के लिए छान मारा, लेकिन मुझे वहां कुछ नहीं मिला। अब क्या करें? सूर्यास्त में अधिक विलंब नहीं था। मैंने एक सिगरेट पीते हुए अगली योजना बनाई। मैंने लड़कों से कहा कि चलो संताल गोला चलते हैं। संताल गोला के किनारे तक पहुंचने के लिए हमने जंगल का रास्ता लिया। वहां जंगल लगभग 150 गज चौड़ा था। उसके एक और स्टेशन और दूसरी ओर कोऑपरेटिव बैंक था। उन दोनों के बीच विशु मलिक की मिल थी। कटीली तारों की 4 दीवारी के अंदर जाने के लिए एक छोटा सा गेट लगा था। मैंने पाताल को अपनी योजना समझाई। मैंने उससे कहा कि वे लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेड़ों पर चढ़ जाए और जंगल से होकर कपास के पेड़ की तरफ घोड़े पर चढ़कर अथवा पैदल जाने वाले लोगों पर नजर रखे। वे लोग उसे पहचानने का प्रयास करें, किंतु किसी भी सूरत में खुद पकड़ने की कोशिश ना करें। पाताल सीधे विशु मलिक की मिल के सामने वाले पेड़ पर चढ़ गया। दासू स्टेशन की ओर गया और गोपाल बैंक की ओर। उस रात भी आसमान में चंद्रमा नहीं था। कोई भी आदमी उनकी नजर में आए बिना किसी भी सूरत में जंगल में दाखिल नहीं हो सकता था। उन लोगों के एक के बाद एक पेड़ पर चढ़ जाने के बाद मैं वापस कपास के पेड़ की तरफ चला गया। उस पेड़ ने मेरे मन में अनेक संदेह उत्पन्न किए थे। अमृत को उसी पेड़ के नीचे मारा गया था। यदि उस रहस्य की कोई चाबी तो नहीं थी, वह निश्चय ही जंगल में कहीं थी और उसे कपास के पेड़ के पास होना चाहिए था। और जब मैं पेड़ की ओर लौटा तो सूर्यास्त हो चुका था और चांद निकल आया था। मैं पेड़ से लगभग 20 या 25 गज की दूरी पर एक खुरदरे पेड़ पर चढ़ गया। मैंने वहाँ किसी चीते की शिकारी की तरह प्रतीक्षा करने की योजना बनाई। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ केवल अपने चीते को देखने गया था और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वह आएगा या भी नहीं। लेकिन यदि वह आएगा तो निश्चय ही रात 9 बजे के पहले आ जाएगा। कपास के पेड़ ने अपनी बहुत सारी फूल और पत्तियां नीचे गिरा दी, इसलिए उसके नीचे कोई छाया नहीं थी। चंद्रमा ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ता गया, उसका प्रकाश भी त्यों-त्यों बढ़ता जाता। अचानक किसी नज़दीकी पेड़ पर कोयल बोलने की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी अजीब स्थिति थी। एक तरफ मैं अपने शातिर हत्यारे की एक झलक पाने के लिए बेताब था और दूसरी तरफ वहाँ कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह दुनिया भी अजीब है। थोड़ा समय और बीत गया। अपनी घड़ी पर निगाह डालते हुए मैंने देखा
उस समय 7:45 बजे थे। तत्काल मैंने सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। मैंने गर्दन घुमाई तो देखा कि एक घोड़ा पेड़ों के पीछे से सधे हुए कदमों से परछाई की भांति चला आ रहा है। वह एक काला घोड़ा था। उसकी पीठ पर एक काले कपड़ों वाला आदमी सवार था। यूं तो उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन वह किसी प्रशिक्षित जॉकी की तरह नजर आया, जो चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखता चला आ रहा था। घोड़ा सीधे कपास के पेड़ के तने के पास जाकर किसी बुत की तरह स्थिर हो गया। उसके बाद मैंने जो कुछ देखा वहां कोई सर्कसिया कारनामा था। घुड़सवार ने घोड़े की पीठ पर खड़े होकर पेड़ के तने में बने सुराख में अपना हाथ डाल दिया। जमीन से लगभग 10 फीट ऊपर जहां से शाखाएं शुरू होती हैं, उस पेड़ में एक कोटर बना हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी अज्ञात पक्षी का घोंसला हो। अब तक तो तुम समझ गए होंगे कि अपराधी घोड़े पर सवार होकर ही जंगल में क्यों जाता था। हथियारों को जमीन में दबाकर नहीं रखा गया था, वे उसी कोटर में 10 फीट ऊपर रखे हुए थे। कपास के पेड़ में कटीली झाड़ियां थी, जिस पर आदमी तो क्या गिलहरियां भी नहीं चढ़ सकती थी। हथियारों को छिपाने के लिए उससे सुरक्षित कोई अन्य स्थान नहीं हो सकता। किसी सीढ़ी से उसके ऊपर चढ़ा अवश्य जाता, लेकिन जंगल में सीढ़ी कौन लगाने जा रहा था। वैसे भी तो जंगल में सीढ़ी ले जाना निरापद नहीं था, क्योंकि वह किसी की भी नज़र में आ सकती थी। इसलिए घोड़ा सर्वाधिक सुरक्षित था, और खास तौर पर तब जब उसे किसी जॉकी द्वारा प्रशिक्षित किया गया हो। बहरहाल सवार ने अपने बाएं हाथ में एक बैग थाम रखा था। उस सुराख के अंदर दाहिना हाथ डालकर एक एक करके सारे हथियारों को अपने बैग में भर लिया। तब तक मैंने घुड़सवार को पहचान लिया। वह विशु मलिक था। वैसे यदि मैं उसका चेहरा ना भी देखता तो उसके टेढ़े पैरों और पतले नाटे कद को देखकर पहचान सकता था, और मेरा अनुमान बिल्कुल सत्य था। लेकिन एक अन्य पहेली अभी भी शेष थी। मलिक ने काला घोड़ा कहाँ से प्राप्त किया? यदि उसके पास सचमुच कोई काला घोड़ा था तो वह मुझसे झूठ बोलकर नहीं निकल सकता था, चाहे वह इतना ही चतुर क्यों ना रहा होता। सच्चाई यह है कि जब मैंने उसके पास कोई काला घोड़ा होने का प्रश्न किया था तो वस्तुतः वह उस समय उसका महत्व नहीं समझ पाया था। यद्यपि उसने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि किसी काले घोड़े को इस केस से कोई लेना देना नहीं था। मैंने काले घोड़े का रहस्य उस रात घर वापस लौटने के बाद उजागर कर दिया था। अब उसके बाद की दास्तान पर आते। इस बीच हथियारों से भरा बैग लेकर वह अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसके वहां से अदृश्य होने के बाद मैं पेड़ से नीचे उतर आया और पेड़ों के साए में गायब हो गया। घड़ी ने उस समय 8:15 बजे का समय दिखाया। मैं उस स्थान की ओर चल पड़ा जहाँ पाताल दिशु और गोपाल छिपे हुए थे। मेरी योजना सफल हो गई। चूंकि पुलिस अगले दिन जंगल की तलाशी लेने वाली थी, इसलिए विशु मलिक ने हथियारों को वहां से एक रात पहले हटा दिया था। अब प्रश्न यह था कि हथियारों को जंगल से लाने के बाद कहाँ छिपाया था। केवल अपराधी को खोज निकालना ही तो काफ़ी नहीं था, हमें हथियारों को भी खोजना था। जब मैं जंगल के किनारे पहुंचा तब तक पाताल अन्य लोग भी पेड़ों से नीचे उतर रहे थे। वे मुझे देखने लगे। तीनों अत्यंत रोमांचित थे। उन्होंने सवार को जंगल में जाते हुए न केवल देख लिया था बल्कि पहचान भी लिया था। विशु मलिक अपने मिल के पिछले दरवाजे से घोड़े पर सवार होकर निकला था। वह ठीक उसी पेड़ के नीचे से होकर गुजरा था जिस पर पाताल चढ़ा था। लगभग 40 मिनट बाद वह हथियारों के साथ फिर वापस लौटा और अपनी मिल के उसी दरवाजे से अंदर चला गया। मैंने पूछा, क्या तुम लोग इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि वह अपनी ही मिल के दरवाजे में गया था? जी नहीं, वह कहीं और नहीं गया था, पाताल ने उत्तर दिया। मैंने राहत की सांस ली। विशु मलिक कम से कम तब तक तो हथियारों को अपनी मिल में ही रखेगा जब तक कि पुलिस जंगल की तलाशी पूरी नहीं कर लेती। मैंने उससे सुबह ही बता दिया कि पुलिस उसकी मिल की तलाशी नहीं लेगी, जिस पर उसने विश्वास कर लिया। अवश्य ही विशु मलिक ने मुझे कोई सीधा सच्चा इंसान मान लिया था। मैंने उन लड़कों की पीठ थपथपाई और शाबाशी देते हुए कहा कि मैंने अमृत की हत्या के मामले को हल कर लिया है। तुम लोगों का ढेर धन्यवाद, लेकिन तुम लोग मुझसे आज रात कोई अन्य प्रश्न मत करना। कल सुबह 9 बजे मेरे पास आना, तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। वे लोग वापस अपने गांव चले गए और मैं पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर सुखमय से पिस्तौल लेने के बाद मैं रेलवे स्टेशन गया। जब मैं वहाँ सारे प्रबंध करके लौटा तो आधी रात हो चुकी थी और तुम खर्राटे मारकर सो रहे थे। तुम्हें जगाए बिना मैं पीछे वाली खिड़की पर गया। मैंने बाहर मैदान में कुछ जानवरों को देखा। मैंने पहले महसूस किया कि वे कुत्ते नहीं बल्कि सियार थे। काले कुत्तों का रहस्य तत्काल उजागर हो गया। सियार काले नहीं बल्कि भूरे होते हैं, किंतु वे भी काले दिखाई दे रहे थे। और वह घोड़ा भी काला नहीं बल्कि गहरे भूरे रंग का था। चंद्रमा के प्रकाश में सभी भूरी रंग की चीजें काली दिखाई पड़ती हैं।
यही कारण था कि अमृत ने काला भूत घोड़ा देखा था। मैंने भी काला ही देखा। यह था काले घोड़े का रहस्य। खाने की मेज पर तुमने प्रणकेशपाल की और पत्नी की कहानी सुनाई। यह समझना मुश्किल नहीं था कि उनसे गलती कहाँ हुई। प्रणकेशपाल बेशक अपने काम में कुशल था, परंतु घर में उसकी कतई नहीं चलती थी। वहां उसकी पत्नी का रास्ता। वास्तव में सदानंद बाबू ने अपना संदूक अपनी बहन के पास छोड़ा था। पहले उसका ताला तोड़कर नहीं खोला गया था, लेकिन जब सुशीला को पता चला कि उसके भाई की हत्या हो चुकी है तो उसने ताला तोड़ने में जरा भी नहीं झिझक की। उसने ताला तोड़ा तो उसके अंदर जो कुछ मिला सब अपने पास रख लिया। संभवतः अपने भाई की संपत्ति का अधिकार विरासत के रूप में उसे ही मिलता, लेकिन यह बात कानून के सामने नहीं कह सकते। बुद्धिमानी इसी में है कि जो कुछ हाथ लगे उसे अपने पास रख लो। यही बहन सुशीला का मनोविज्ञान था। परंतु प्रणकेशपाल एक ऐसा इंसान है जिसे सही गलत की पहचान है, इसलिए वह तुम्हारे सामने घबरा गया। और उसके बाद बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वह है वेद व्यास के विश्राम करने का समय है। कौन जानता है कि विशु मलिक जैसे कितने अन्य महान लोग खामोशी से इस भारत जैसे अद्भुत देश में शीर्षासन कर रहे हैं। हल्की मुस्कान के साथ व्योमकेश ने अपनी करवट बदली। लगभग भोर हो चुकी है। उन्होंने कहा, जितना संभव हो उतनी देर सो जाओ, क्योंकि हम लोग आज रात को कलकत्ता वापस लौट रहे हैं।